संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यता क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों सभी देश अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करता है? भारत की दावेदारी सबसे मजबूत है तो कैसे है? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे डायमेंशंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस। तो आइए देखते हैं ये जो सीरीज हमारा है, यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके ऑर्गन्स जितने होंगे उस पर हम लोग वीडियो लाएंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के किस किस डायमेंशन को कवर करने वाले हैं, आइए पहले एक बार हम लोग उसको समझते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, इंपॉर्टेंट है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ पहले भी था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक मंच पे आया, वैश्विक प्लेटफॉर्म पे आया। क्या उससे पहले भी इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन थे? आइए उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आज जो डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, किस भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ में काम होता है, किस तरह के भाषा का यूज होता है, कितनी भाषाएं हैं। ये सारे ऐसे डायमेंशन है जो आपके कमिंग डिफरेंट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई है। और नेक्स्ट डायमेंशन जो मैं आज कवर करूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गन्स कितने हैं, क्या इसके मेन ऑर्गन्स हैं कौन कौन से, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक है, WTO है, IMF है। दीज आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। दैट मीन्स इसके जो टोटल मेंबर हैं उसके मेंबर को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक है आपको जो है इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक है मेन ऑर्गन्स, दूसरा है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो मेन ऑर्गन्स में कौन कौन से बॉडीज आते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य के अधिकार, ऑब्वियस सी बात है ये मेन हमारा कोर टॉपिक है। जो परमानेंट मेंबरशिप और टेम्पोररी मेंबरशिप होता है, टेम्पोररी मेंबरशिप के लिए तो चीजें चलिए ठीक है व्यवस्था है, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के सारे देश जो है अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करता है, जिसमें G4 क्लब है, कॉफी क्लब है और अलग अलग क्लब्स हैं। तो उसमें भारत का कितना स्ट्रांग ये है दावेदारी है, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर भारत के अस्थायी सदस्य जो डिस्प्यूट्स हैं वही हमारा टॉपिक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इतने पॉइंट के साथ हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई है। इससे पहले भी इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन था? यस, एक इंस्टीट्यूशन था जिसको नेशनल लीग कहते हैं, लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, राष्ट्र संघ कहते हैं। यह 1929 नहीं 1920 1920 में इसकी 1919 में हालांकि इसको लेकर के ये हुआ था, और 1920 में ही इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। लेकिन यह बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बहुत प्रभावी नहीं रहा। अगर यह प्रभावी होता तो ऑब्वियस सी बात है द्वितीय विश्व युद्ध ही नहीं होती, क्योंकि इसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। लेकिन उसके बाद भी अगर द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पे एटॉमिक बॉम्बिंग हो रहे हैं, एटॉमिक बम गिराए जा रहे हैं, दैट मीन्स यह संस्था इफेक्टिव नहीं थी, यह संस्था बहुत प्रभावी नहीं थी। तो उसी को ध्यान रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रभावी संस्था, जो विनर कंट्री थे, जो विजेता देश थे, और उनके द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और एक ऐसे संस्था के निर्माण की बात कही गई जो कि विश्व शांति स्थापना को सुनिश्चित कर पाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 24 अक्टूबर 1945 को यह वैश्विक प्लेटफॉर्म पे आया। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, जो ये जो था राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशंस थे, आखिर लीग ऑफ नेशन में ऐसी क्या कमियां थी जिस कारण से यह बहुत प्रभावी नहीं हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वह लीग ऑफ नेशन से बेहतर था, राष्ट्र संघ से बेहतर था। क्यों? क्योंकि उसके पास पीस कीप मिशन फोर्स भेजने की क्षमता नहीं थी, पुलिसिंग का पावर नहीं था। अर्थात पीस कीप मिशन फोर्स होता है, जो अलग अलग देशों के फोर्स होते हैं, किसी देश में अगर अव्यवस्था उत्पन्न होती है, समस्याएं होती है, तो उस देश को में अगर भेजा जाता है, वह पीस कीप मिशन फोर्स जो है, यूएन पीस कीप मिशन फोर्स, यह राष्ट्र संघ में नहीं था यह प्रावधान, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में पीस कीप मिशन फोर्स को तैनाती का अधिकार दिया गया है। यह फंडामेंटल डिफरेंस है इसमें राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में।
तो राष्ट्र संघ से कैसे बेहतर है संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो राष्ट्र संघ जो राष्ट्र संघ था उसके पास पीस कीप मिशन फोर्स के तैनाती का अधिकार नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के पास क्या है, पीस कीप मिशन फोर्स के तैनाती का अधिकार है। ये इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट हुए। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो 193 हैं, टोटल 193 देश इसके मेंबर हैं। आप मेरे को बताएंगे कोई कमेंट बॉक्स में इसका लास्ट मेंबरशिप किस कंट्री को मिला है। 193 जो नंबर है वह संख्या किस देश के द्वारा इसके मेंबरशिप की सदस्यता ली गई है। फिर देखेंगे केवल 193 देश ही नहीं है इसके सदस्य, बल्कि 2 ऑब्जर्वर कंट्री है। ये 2 ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन से हैं, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एंड होली सी, ये 2 ऐसे देश हैं जो इसके ऑब्जर्वर कंट्री हैं। आइए देखते हैं इसकी भाषाएं कितनी हैं और इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसमें कुल 6 भाषा है। टोटल लैंग्वेज कितने हैं, 6 भाषा है, जिसमें से 4 ऑफ मेन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो 4 मेन भाषा है, और द नेशनल लैंग्वेजेज ऑफ द परमानेंट मेंबर, जो इसके अस्थाई सदस्य हैं उसकी 4 भाषा है। कौन कौन सी, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और चाइनीज है। इंग्लिश मीन्स जो ब्रिटेन की भाषा है और जो आपके इसके यूएसए की भाषा है, दोनों को एक ही इंग्लिश के रूप में यहाँ, चूंकि परमानेंट मेंबर 5 है लेकिन भाषाएं परमानेंट 4 ही है, तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और चाइनीज है। अब 2 और कौन कौन सी भाषा है, एक अरेबिक है, दूसरा स्पेनिश है। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, 2 अनदर जो लैंग्वेजेस हैं जो कि परमानेंट मेंबरशिप जिसके साथ अस्थाई सदस्य की भाषा नहीं है, और 2 ऐसे भाषा को शामिल किया गया है। उसमें 2 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, स्पेनिश है और अरेबिक है। आप इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की संघ की भाषा कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा 6 है, जिसमें से 4 परमानेंट मेंबर्स के लैंग्वेज हैं और 2 ऐसी भाषा है जिसका संबंध परमानेंट मेंबर से नहीं है। ये 2 भाषा कौन सी है, स्पेनिश है और अरेबिक है। अब आखिर स्पेनिश और अरेबिक को क्यों इसमें शामिल किया गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन यह देखते हैं जो अरेबिक को कब शामिल किया गया है। अरेबिक को शामिल किया गया 1973 में, बाकी 5 लैंग्वेज जो है वह यूनाइटेड नेशन के बनने के समय ही उसकी भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। तो अरेबिक को 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। तो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 6 हैं, लेकिन इसके फंक्शनल लैंग्वेज फिर भी इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड चेंज हो, अगर लिखा रहे फंक्शनल लैंग्वेज, इसकी कार्यकारी भाषा कितनी है, तो इंग्लिश एंड फ्रेंच और फंक्शनल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, 2 ही भाषा है, 2 ही लैंग्वेज है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। क्या समझे, 6 लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, 6 भाषा है, 4 लैंग्वेजेस आर रिलेटेड विद परमानेंट मेंबर्स जो परमानेंट, और 2 स्पेनिश और अरेबिक जो है वह परमानेंट मेंबर से संबंधित नहीं है। अरेबिक को 1973 के बाद जोड़ा गया है। और जो फंक्शनल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन जिसमें कार्य होते हैं, मैक्सिमम काम किए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं, वह फ्रेंच है और लैंग्वेज है। अब आइए समझते हैं, ये 2 भाषा अरेबिक और स्पेनिश को ही इस जो परमानेंट मेंबरशिप की भाषा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है इसको इसमें शामिल किया गया है, तो उसके क्या कारण है, इसको अगर आप देखेंगे तो इस एक मैप से समझ सकते हैं। ये ब्लॉक आप देख सकते हैं जो स्पेनिश है, स्पेनिश जो है वह बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, यह स्पेन यूरोप की भाषा है, ध्यान रखिएगा। स्पेनिश पार्ट ऑफ लैटिन लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। लैटिन लैंग्वेज आंग्ल भाषा और लैटिन भाषा, लैटिन एक फैमिली है, भाषा परिवार है जिसमें यूरोप के अलग अलग देशों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शामिल की जाती है। लैटिन परिवार का ही फ्रेंच भी है और लैटिन परिवार का यह स्पेनिश है, स्पेन में तो बोला ही जाता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मैप पे, यह मैक्सिको से लेकर के साउथ अमेरिका में ब्राजील को छोड़ दिया जाए तो जितने भी कंट्री हैं सबकी भाषा कौन सी है, स्पेनिश है। बहुत बड़े ब्लॉक में यह भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन के लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया। तो इसका आधार यह भी हो सकता है जो भारतीय इंडियन भाषा हिंदी को भी जो है यह यूनाइटेड नेशन के भाषा के रूप में कमिंग आने वाले समय में जरूर इसका ये मिल सकता है, क्योंकि भारत हिंदी भी जो है बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। फिर अरबिक, अरबिक देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग के जितने भी कंट्री हैं, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, इथोपिया
एशिया जितने भी देश हैं और साथ ही साथ अरेबियन कंट्री हैं, इस बड़े ब्लॉक में बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए स्पेनिश और अरेबिक को भी यूनाइटेड नेशन के भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आई होप कि आप भाषा समझ पाए होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा जो है वह 6 है, जिसमें 4 परमानेंट, 2 जो परमानेंट मेंबर की भाषा नहीं है, अरेबिक और स्पेनिश। क्यों इसको शामिल किया गया है? और फंक्शनल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज फ्रेंच एंड इंग्लिश, 2 फंक्शनल लैंग्वेज हैं। ये सारे फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट कभी भी कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसके अलावा और संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की है। इसलिए इसको दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे यही चीज है जिसमें कि भारत इसके परमानेंट मेंबरशिप के लिए फाइट कर रहा है। इसमें देखेंगे 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य के पास वीटो का अधिकार होता है। अगर कोई क्लाउज आया है, कोई सा प्रोविजन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अगर कोई एक देश भी उसका विरोध कर देता है तो वह जो है वह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो 5 परमानेंट मेंबर का इंपॉर्टेंस होता है। अब कैसे है? इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। एक सब्सटेंटिव मैटर होता है, दूसरा प्रोसीड्यूरल मैटर होता है। क्या है यह और कौन सा सब्जेक्ट प्रोसीड्यूरल मैटर का पार्ट होगा, कौन सा सब्सटेंटिव मैटर का पार्ट होगा, यह भी डिसाइड करता है कौन? यह 5 अस्थायी सदस्य। यह इंपॉर्टेंट है। 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय जो होंगे, सब्जेक्ट जो होंगे, वह सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट किस कैटेगरी में आएगा, यह कौन डिसाइड करेगा? परमानेंट मेंबर। इसलिए परमानेंट मेंबरशिप अधिक मजबूत होता है, अधिक मजबूत दावेदारी होती है। हालांकि 10 अधिक संख्या अस्थायी सदस्यों की होती है। अब यह अस्थायी सदस्य जो है यह 2 वर्ष के लिए नॉमिनेट होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष, और इनका कार्यकाल लगातार नहीं रह सकता है, 2 वर्ष कंटिन्यूअस नहीं रह सकता। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के लिए आया तो फिर इनका जो है ऑर्डर फिर नेक्स्ट टाइम लगातार कोई भी देश 2 बार लगातार 4 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य नहीं रह सकता। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं ये जो परमानेंट मेंबर है, आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए सभी देश अपने दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें समझने की जरूरत है संयुक्त राष्ट्र संघ में आने वाले विषय जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। उन सब्जेक्ट को 2 सब्जेक्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है प्रोसीड्यूरल मैटर और दूसरा है सब्सटेंटिव मैटर। 2 कैटेगरी है इसका। किस विषय को प्रोसीड्यूरल में रखा जाएगा, किस विषय को सब्सटेंटिव में रखा जाएगा, यह कौन डिसाइड करता है? यह परमानेंट 5 सदस्य मेंबर्स जो हैं वह डिसाइड करते हैं। पहला तो यहां एज दिख रहा होगा, अस्थाई और अस्थाई सदस्य में मजबूत कौन है, तो कौन अधिक क्यों इसके लिए दावेदारी प्रस्तुत करता है? तो इसका पहला आधार है किस विषय को प्रोसीड्यूरल में रखा गया, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय परमानेंट मेंबर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, कौन सा विषय, यही लिखा मैंने, कौन सा विषय प्रोसीड्यूरल होगा और कौन सा सब्सटेंटिव या परमानेंट मेंबर के द्वारा तय किया जाएगा। प्रोसीड्यूरल पर कोई भी सदस्य अस्थाई और अस्थाई जिनकी संख्या 9 है वह रिजोल्यूशन पास कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जो मीनिंगलेस सब्जेक्ट होते हैं वैसे सब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? वह प्रोसीड्यूरल मैटर में रखा जाता है। और प्रोसीड्यूरल मैटर 9 सदस्य अगर उसको सहमत है तो रिजोल्यूशन पास कर सकता है। इस 9 में हो सकता है 2 ही परमानेंट हो, 2 ही सदस्य परमानेंट हो और 7 जो है हो सकता है टेम्पररी हो। मींस यहां पे टेम्पररी सदस्य को अधिक अधिकार है। टेम्पररी सदस्य को अधिकार है, इसलिए इसमें ऐसे विषय को ही नहीं रखा जाता है जिसका बहुत मीनिंग हो, जिसका बहुत इंपैक्ट हो। जैसे किसी आतंकवादी को इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप घोषित करना है, उसको प्रोसीड्यूरल मैटर का पार्ट ही नहीं बनाता, उसको सब्सटेंटिव मैटर का पार्ट बनाया जाता है। या किसी देश को अस्थायी सदस्यता दिलानी है, परमानेंट मेंबरशिप दिलाना है, वह प्रोसीड्यूरल मैटर का पार्ट ही नहीं होगा, सब्सटेंटिव मैटर का पार्ट होगा, क्योंकि प्रोसीड्यूरल मैटर पे अस्थायी सदस्य के भी अधिकार होते हैं। अगर 10 अस्थायी सदस्य हैं, अगर वह जो है 7 अस्थायी सदस्य आपस में अपना गठबंधन बना लिए तो अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कुछ नहीं कर सकता, उसको पास करना ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है सब्सटेंटिव मैटर, जिसमें भी 9 सदस्यों के प्रस्ताव से रिजोल्यूशन पास होगा, लेकिन 5 मेंबर्स मस्ट बी रिलेटेड विथ परमानेंट मेंबर। 5 सदस्य जो है वह हमेशा क्या होना चाहिए? परमानेंट सदस्य होना चाहिए। इसलिए जो मेन मुद्दे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं अंतरराष्ट्रीय महत्व के, उसको कहां रखा जाता है? सब्सटेंटिव मैटर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है जैसे अस्थायी सदस्यता दिलाना है, किसी देश में पीस कीप मिशन फोर्स भेजना है, या फिर किसी को टेररिस्ट के रूप में किसी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद घोषित करना है, आतंकवाद की परिभाषा देनी, ऐसे विषय जिसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ये होगा, इंपैक्ट पड़ेगा, वो उसको कहां रखा जाता है? अस्थायी सदस्य, उसको रखा जाता है कहां? सब्सटेंटिव मैटर में, जिसमें अस्थायी सदस्य की भूमिका
महत्वपूर्ण। अब मुझे लगता है लैंग्वेज और जो इसके मेंबरशिप को लेकर के होने वाला राइट, ये है प्रतिस्पर्धा, उसका आधार क्यों सभी देश चाहता है परमानेंट मेंबरशिप लें, तो उसके पीछे रीजन है परमानेंट मेंबर्स के पास ही पावर होता है, टेम्पोररी मेंबर्स के पास बहुत पावर नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट मेंबर ही डिसाइड करता है कौन सा विषय कहां जाएगा, और परमानेंट मेंबर ही डिसाइड करता है कौन सा विषय कहां जाएगा, और वर्ल्ड में जो इंपैक्ट डाल सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को वह सब्सटेंटिव मैटर में रखते हैं, जहां की परमानेंट मेंबरशिप में अगर कोई एक मेंबर वीटो कर दिया तो वह रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। आइए अब देखते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य क्या है, जो गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यह तो यूपीएससी ने सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शंस थे और उसमें पूछा गया था गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन कौन से हैं, तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर यूपीएससी पूछा है तो दूसरे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। पहला है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, पहला इसका गोल है। दूसरा है मानवाधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। तीसरा है मानवीय सहायता प्रदान करना, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। चौथा है सतत विकास को बढ़ावा देना, प्रमोशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल्स, यह भी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन का। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन रखना। दीज आर 5 ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर 5 गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, यह याद रखेंगे, यह आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं यूनाइटेड नेशन में। मैंने पहले इसका ये दिया है ऑर्गन्स, इसके जो ऑर्गन्स हैं, 2 प्रकार के ऑर्गन्स हैं, एक मेन ऑर्गन्स है, दूसरा है जो मेन ऑर्गन्स हैं। और मेन ऑर्गन्स में मुख्य अंग में कौन कौन से आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसके 15 सदस्य होते हैं और 15 में 5 अस्थायी 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय जिसमें हर एक कंट्री से एक सदस्य होता है, एक वोटिंग राइट होता है और 2 मेंबर आ सकते हैं इसमें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, यह भी है। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी एंड यूनिसेफ। दीज आर मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, यह भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य विषय कौन से हैं, मुख्य अंग कौन से हैं और इसके अनदर ऑर्गन्स कौन सा है। तो मुख्य ऑर्गन्स जो है वह कौन कौन से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, यूएनडीपी है, यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और यूनिसेफ है। ये क्या है, इसके मेन ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद अब देखेंगे आप जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, जो कि यूनाइटेड नेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करता है लेकिन यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट ऑर्गन्स है, उसको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखा गया। यहां पे जनरली आपको इस ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर कहां है, किसका मुख्यालय कहां, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हो सकता है बीपीएससी भी कभी पूछ दे। तो इसमें आप देखेंगे विशेष अंग में जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे कहां है, रोम है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, WTO जेनेवा, ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है, ये तीनों इंस्टीट्यूशन ब्रेटन वुड्स समिट से आया था, जो अगला वीडियो हमारा इसी पे हुआ, इसी तीनों इंस्टीट्यूशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहां है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका कहां है, जेनेवा में है। यूनेस्को कहां है, पेरिस में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान कहां है, लंदन में है। यूनेस्को और यूनिसेफ दो बोथ आर डिफरेंट। यूनिसेफ जो है वह क्या है, वह मेन ऑर्गन्स, और यूनेस्को क्या है, वह स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गन्स हैं। इस ऑर्गन्स पे भी हम लोग सेपरेट वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अब आइए देखते हैं, जो मैंने पहले ही बोला था, जो विभिन्न क्लब है, विभिन्न देश के द्वारा अस्थायी सदस्यता के लिए जो प्रतिस्पर्धा की जाती है, जो प्रतिस्पर्धा है वह कितने क्लब है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें G4 क्लब है, जिसके मेंबर है भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी, यह 4 देश इसके सदस्य हैं। फिर उसके बाद कॉफी क्लब है, ऑब्वियस सी बात है, भारत अगर G4 में होगा और दूसरा क्लब कॉफी क्लब है, तो आप अगर सोच सकते हैं इसके एंटी में कौन कौन से कंट्री होंगे। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वह टर्की है, दूसरा है अपना भाई पाकिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना, ये सब क्या है, कॉफी क्लब। ब्राजील अगर G4 के साथ है तो अर्जेंटीना क्या है, वह कॉफी क्लब के साथ है, ठीक है। फिर उसके बाद अफ्रीकन क्लब में 53 सदस्य हैं। और उसके बाद देखेंगे OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन,
यह धर्म और अस्थिरता के आधार पर परमानेंट मेंबरशिप को डिमांड कर रहा है, ठीक है। ओआईसी डिमांडिंग द परमानेंट मेंबरशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड इनस्टेबिलिटी। ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए फाइट कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। इसमें G4 की दावेदारी सबसे मजबूत है और G4 में भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो ये है कंटेस्टर है वह इंडिया है। कैसे है, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते देखते हैं। इसको एक मैप के साथ आप समझेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे कैसे है। यह G4 मेंबर ये है, ब्राजील है, इंडिया है, जापान है और जर्मनी है। मिलता है इस मैप से आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ये रहा, हाँ, ये G4 क्लब है। ये आप देख रहे होंगे ब्राजील है, साउथ अमेरिका में इसका लोकेशन है। यह जर्मनी है, यह इंडिया है और यह जापान है। अब चारों देश में सबसे मजबूत दावेदारी भारत की है। कैसे मजबूत है, तो इसके लिए हमें समझना होगा ब्राजील का क्या इशू है, जापान का क्या कंसर्न है, जर्मनी का क्या कंसर्न और भारत का क्या कंसर्न नहीं है। भारत कैसे अपने स्ट्रॉन्ग दावेदारी को प्रस्तुत करता है। अगर ब्राजील को देखा जाए तो ब्राजील साउथ अमेरिका में लोकेशन है। ब्राजील का जो अपोज कर रहा है, ब्राजील का अपोज अर्जेंटीना कर रहा है। अर्जेंटीना कॉफी क्लब का मेंबर है। दूसरा, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ब्राजील हमेशा से यूएसएसआर के क्लोज रहा है, जिस कारण से ब्राजील और अमेरिका के बीच हमेशा से ही डिफरेंसेस रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कभी नहीं चाहेगा ब्राजील परमानेंट मेंबरशिप को ले। ये ब्राजील के मेंबर्स नहीं बनने का, परमानेंट मेंबरशिप में बाधा है, जो रुकावट है, जो बैरियर्स है वो है। क्यों इसको परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, तो उसके पीछे रीजन है, ब्राजील भी ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स बहुत बड़ा ग्रुप है और साथ ही साथ ब्राजील तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ब्राजील के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ब्राजील जो है, ब्राजील के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है रेन फॉरेस्ट एरिया है, जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एरिया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये सब कुछ ऐसे आधार हैं जिस कारण से ब्राजील जो है अपने दावेदारी को प्रस्तुत करता है। लेकिन इसका अपोज कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावी देश जो शक्तिशाली राष्ट्र है यूएसए करता है, प्लस इसका नेबर कंट्री अर्जेंटीना जो कि कॉफी क्लब का मेंबर है वह करता है। तो ब्राजील की दावेदारी इसलिए जो है वह कमजोर पड़ जाती है। अब आइए जर्मनी। जर्मनी की दावेदारी सबसे पहले कमजोर इसलिए पड़ रही है जो यूरोप से ऑलरेडी 3 देश है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और रसिया है। रसिया भी यूरोपियन कंट्री में के रूप में ही काउंट होता है। तो 3 देश है, एक छोटे से यूरोप से 3 देश ऑलरेडी है, तो चौथे देश की दावेदारी ऐसे ही ये हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो जर्मनी की दावेदारी यहां पे काफी कमजोर, अगर देखा जाए चारों देश में सबसे कमजोर दावेदारी किसकी है, जर्मनी की है। जापान की दावेदारी कमजोर है। क्यों, क्योंकि जापान एक छोटा कंट्री है, हालांकि विकसित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसकी दावेदारी हो सकती है, लेकिन छोटा कंट्री है, जनसंख्या कम है। प्लस जापान का विरोध 2 परमानेंट मेंबर कर रहा है, एक रसिया कर रहा है, दूसरा चाइना कर रहा है, जिस कारण से जापान की दावेदारी मजबूत नहीं हुआ है। और जापान और ऑलरेडी एशिया से चाइना मेंबर है और चाइना के बाद दूसरा मजबूत जो शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है, शक्तिशाली लोकतंत्र है, वह इंडिया है। तो उस कंटेक्स्ट में जापान की दावेदारी कमजोर हो जाती है। अब सबसे अधिक मजबूत दावेदारी किसकी है, इंडिया की है। इंडिया की दावेदारी क्यों सबसे मजबूत है, तो उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और भारत चूंकि जनसंख्या वाला ही नहीं है, भारत विश्व का सबसे लोकतंत्र है, कंटिन्यूअस यहां पे डेमोक्रेसी रहा है, कंसिस्टेंट लोकतंत्र है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ सही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पीस मेंटेन रखना है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को मेंटेन रखना है, लोकतांत्रिक आदर्श को बढ़ावा दे, तो भारत के बिना वह संभव नहीं है। तो पहला पॉइंट यह है, जो चूंकि ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री एंड पॉपुलस कंट्री है, दूसरा है जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी है। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो भारत के दावेदारी को मजबूत करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था उभर रही है। विश्व जो विदेशी मुद्रा भंडार का आकार है वह भी $600 बिलियन से अधिक हो गया है। और साथ ही साथ दक्षिण एशिया में भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में है और हिंद महासागर में भी भारत सबसे शक्तिशाली, और हिंद महासागर के शांति स्थापना और हिंद महासागर के चीजों को डेमोक्रेटिक तरीके से नियंत्रित और उसको जो है रेगुलराइज करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत की दावेदारी और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा भी भारत की दावेदारी मजबूत है, उसमें देखेंगे आप कुछ पॉइंट के साथ। एशिया का भौगोलिक, हिंद महासागर क्षेत्र में पूरा रणनीतिक महत्व, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, एशिया में भौगोलिक विस्तार, भारत एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है। हिंद महासागर क्षेत्र में भू जो जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है भारत का हुआ, तो इसलिए अगर देखा जाए तो G4 क्लब में सबसे मजबूत दावेदारी किसकी बनती है, भारत की बनती है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत को परमानेंट मेंबरशिप संयुक्त राष्ट्र संघ में मिले, और अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ और लोकतांत्रिक होगा और मजबूत होगा और सशक्त होगा। तो ये पर्टिकुलर सीरीज
थोड़ा सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए काफी दिनों के बाद। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आप देखेंगे ब्रेटन वुड समिट से जो फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, उसके बाद जो इसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जैसे UNDP हैं या फिर और कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके रिपोर्ट वगैरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही आज के इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। और काफी दिनों के बाद यह वीडियो जा रहा है, हो सकता है कोई भूल चूक हो, त्रुटि हुई होगी, तो जरूर आप लोग उसको कमेंट में लिखेंगे और उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी मेरे तरफ से। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।